हेलो एवरीवन, आई एम रचना। आज मैं आपको क्लास 7th की बसंत भाग 2 का पार्ट नंबर 2 दादी माँ ये चैप्टर पढ़ाऊंगी। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो ये है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो पराया अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। अब इसमें लेखक क्या कह रहा है कि मेरे जो मित्र हैं, मेरे जो शुभचिंतक मित्र हैं, मेरे मुंह पे तो है जो मेरी तारीफ करते हैं, मुझसे बातें करते हैं और मेरी पीठ पीछे जो है मुझे कमज़ोर बताकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। अब यहाँ लेखक क्या कह रहा है, मैंने सोचा है कि मैं कभी जो है इन बातों को दिल पे नहीं लूंगा, कभी इन बातों को नहीं सोचूंगा, पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के सामने समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। पर मेरी आंखों के सामने जो है शरद की शीत किरणें, जो सर्दियों की ठंडी हवाएं होती है, उनमें जो है मुझे फिर भी कोई ना कोई बात याद आ ही जाती है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं, जैसे कि सर्दियों के दिन आ गए हैं, जो गर्मियों के बाद आते हैं सर्दियों के दिन, वो वाले दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेरू और बन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। अभी ये क्या कह रहा है कि अपने मतलब कि गांव के बारे में बता रहा है कि वहाँ का पानी जब हिलोरे ले रहा है और वहाँ के दूर दूर से आते जैसे घासों की, प्याज की, जो इस तरीके की जैसे मिट्टी में पानी पड़ जाता है उस तरीके की खुशबू, तो वो सब जो है उनकी गंध जो है, खुशबू जो है वो उड़ रही है। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अब रास्ते में कीचड़ सूख गया है और गांव के जो सड़क किनारे पर जो लड़के हैं वहां पर पानी भरा हुआ है, तो उन पानी में जो है कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं, हर मौसम की अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले चिंता नहीं, अगन में चुएड़ा और गुड़ ना मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंध पूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बुरा मालूम होता है। अब लेखक क्या कह रहा है, मौसम के महीनों की बात कर रहा है कि गर्मी के बाद के दिनों में अगर हमें आम या जामुन नहीं मिले या हमें गुड़ नहीं मिला तो, या फिर हमें गुड़ की पट्टी नहीं मिली तो कोई बात नहीं, लेकिन क्वार के दिनों में जो गर्मी के बाद दिन आते हैं उन दिनों में अगर झाग भरे जल में जो मतलब तालाब में पानी भरा हुआ तो उस पानी में कूदने का मौका नहीं मिला तो इसका हमें बड़ा अफसोस रहता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, दो एक दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। अब वो कह रहा है अगर ये पानी भर जाता, मैं यहाँ ना नहा सकता तो मैं बीमार हो जाता, अगर हो भी जाता बीमार तो क्या हो गया, पर मेरा थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाता। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबुन, लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। कह रहे अगर थोड़ा सा बुखार भी मुझे चढ़ जाता तो मुझे उसका बिल्कुल मलाल नहीं था कि मुझे बुखार हो गया है। हल्की सी बीमारी भी हो जाती तो मुझे वो भी अच्छी लगती, पर मुझे वहाँ पर कूदना जो है इतना अच्छा लगता था। लेकिन इस बार क्या हुआ, मौसम ऐसा बदला, मेरे को ऐसे बुखार चढ़ा कि रजाई पर रजाई और ऐसी ठंड लगी, रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे। रजाई पर रजाई डाली के ठंड लगेगी, रात के 12 बजे के बाद मेरा बुखार उतरा। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी। उसी झाग वाले जल में पतले दुबले सने सने शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती, सन से सफेद बालों के सिरों पर सग टपके हुए जल की शीतलता। अब कह रहे मैं दिन में चादर लपेट के सो रहा था तो दादी माँ आ गई और ऐसा लग रहा था दादी माँ नहाई हुई है। दादी माँ ने की सफ़ेद किनारी वाली जो है धोती पहनी हुई थी, बाल ऐसे गीले थे दादी के, जैसे ठंडे ठंडे गीले गीले बाल होते हैं उस टाइम वॉश करे हुए हेयर्स होते हैं तो ऐसे दिखते थे ना दादी के सफ़ेद बाल। दादी किसकी, लेखक की दादी।
आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरों की मिट्टी मुंह में डाली और माथे पर लगाई। आंचल की गांठ खोली, मिट्टी खोली और अपने माथे पर लगा दी, लेखक के माथे पर। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। अब दादी माँ ने उसकी इतनी लेखक की सेवा की, जो दिन रात उनकी चारपाई के पास बैठी रहती थी, कभी उनको पंखा जलती थी, कभी उनके हाथ पैरों को मलती थी, कभी दालचीनी का लेप करती थी और बार बार उनको टच करके जो है उनका बुखार चेक करती रहती थी। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। कौन कर देती? दादी। अब दादी को लेखक के बीमार होने की, अपने पोते के बीमार होने की इतनी टेंशन हो गई थी। दादी बार बार यही अनेकों सवाल पूछती रहती थी कि ना खिचड़ी में दाल गल गई है और वो जो बीमार है कोई ऐसे उसे मतलब एकदम से अंदर तो नहीं चला गया उसको देखने के लिए। ऐसे सवाल जवाब वो घर वालों को पूछ पूछ कर परेशान कर देती थी। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। दादी को जो है गांव की जो देसी दवाइयाँ होती हैं उनकी 50 दवाइयों के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम करती, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना। गांव में कोई भी बीमार होता था, दादी उनको दवाई देकर आती थी और उनको भी ऐसी टच करके माथा छू कर देखती थी कि अब इनका बुखार कैसे है। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। और दादी को जो मलेरिया, सरसाम, निमोनिया बुखार है तो इस बुखार की दवाई भी जो है दादी को पता होती थी। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्री जलधार गूगल और धूप सफाई कोई उनसे सीख लें। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वह जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तितई के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। अब यहाँ लेखक क्या कह रहा है कि जब पहले मुझे बुखार होता तो दादी मेरी इतनी सेवा करती थी, मेरे पास बैठती थी, मुझे दवा देती थी, मेरा ध्यान रखती थी, तो वो बुखार होता था तो दादी मुझे ठीक कर देती थी। बट अब जो मुझे बुखार होता है इसमें नौकर आता है, मुझे पानी देता है, मेरे लिए कुक आता है, मेरे लिए खिचड़ी बना जाता है, पर अब मेरा ऐसे बुखार को है मतलब देखने को भी मन नहीं होता कि जहाँ पर दादी मेरी सेवा नहीं कर पा रही। किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती। अब घर में जो है किशन भैया दादी के दूसरे बेटे, ये तो पोता था लेखक, लेकिन जो बेटा था दादी का उसकी शादी तय हुई तो दादी माँ को बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद मिला। दिन भर दादी माँ गायब रहती। कहाँ गायब रहती थी? सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया। पड़ोसिनों आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ कहती, बहन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा। अब वो क्या कह रही है बहनों को कि बुरा मत मानना, हमारा शादी का घर है, यहाँ पर बहुत काम चल रहे हैं, एक काम अपने हाथ से ना करूँ तो होने वाला नहीं। अगर मैंने एक काम भी ना किया तो काम मेरे हाथ से नहीं होगा, तो काम घर में भी नहीं होंगे फिर जब मेरे हाथ से नहीं हुए तो। जानने को तो यूं सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। कहने को तो था दादी माँ कुछ कर नहीं रही, पर एक काम भी दादी ना करे तो लगता था कि वो काम होया ही नहीं है। उन दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा, भारी नुकसान में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। तो एक दिन की बात है, लेखक कह रहा है, मैंने दोपहर को देखा दादी माँ किसी से बात पे बिगड़ रही है, किसी से बहसबाजी कर रही है। वो थी कौन? रामी की चाची। सोना होगा धनो, रुपए में सूद के आज दे दे, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसे आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी ना दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। अब यहाँ पर ना दादी जो है कि सबको पैसे दे के मदद कर देती थी। तो दादी ने जो है एक लेडी को पैसे दिए थे तो उसने जो है दादी के पैसे नहीं लौटाए। अब शादी का घर है, अब दादी को पैसे की नीड है, तो दादी उसको क्या बोल रही है उस लेडी को कि तेरी आंखों में बिल्कुल शर्म नहीं है, जब तू आई थी तब तो तू नाक रगड़ती, मतलब इतनी मिन्नतें करते आई थी,
मैंने तेरे को दिए थे, पर आज देने की बारी तू मुझे आगे को टरका रही है कि फसल में दूंगी, फसल में दूंगी, बाद में दूंगी। अब तेरे खातिर क्या, पहले मैं फसल काटूं फिर तू मुझे पैसे देगी? अब दादी जो है उसे ऐसी की बहस कर रही है। तो बच्चों ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ बच्चों मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।